स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके बीच एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, यह हमारी 13वीं क्लास होने जा रही है। अभी तक की क्लासेस में हमने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखे जो कभी ना कभी हमारे एग्जाम का पार्ट जरूर बनेंगे और कभी ना कभी क्यों आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल में जरूर आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक विक्रेता अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 20 खरीदें और 5 निःशुल्क पाएं। उसकी छूट योजना का प्रतिशत बताइए। आपसे पूछा है कि डिस्काउंट क्या है। तो सीधी और आसान भाषा में अगर हम इसे समझें कि भाई योजना ये चल रही है, ऑफर ये चल रहा है कि आप जब 20 खरीदोगे, 20 आप जब वहां से खरीदते हैं तो आपको 5 और मिल जाती हैं, यानी आपके घर पहुंच गई हैं कितनी वस्तुएं? 25 वस्तुएं। तो ये तो ग्राहक की योजना हो गई। अब जब ग्राहक इसे खरीदेगा तो घर पे क्या बताएगा कि मैंने ना 25 वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 25। लेकिन मुझे पैसा लगा है सिर्फ 20 का। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि हर एक वस्तु जैसे 1 रुपए की है, क्योंकि मुझे बात रुपए में करनी है। यहाँ तो रुपए कहीं लिखा नहीं है। तो बात तो यही हुई ना। आप अगर ध्यान से समझें कि 20 वस्तुएं खरीदी आपने तो आपको 5 और मिल गई, तो फाइनली आपको वस्तुएं कितनी मिल गई हैं? 25। तो हम ये कहें अगर हर एक वस्तु 1 रुपए की होती तो वो जो खरीद के गया है या आप ही खरीद के लाए हैं तो आप तो यही बोलते कि हम 25 रुपए की वस्तु खरीद के लाए हैं। 25 रुपए की वस्तु है ये मार्केट में, लेकिन मुझे पैसा लगा है सिर्फ 20 वस्तुओं के, यानी कि 25 रुपए की वस्तु मुझे 20 रुपए में मिल गई। तो यही तो आपका डिस्काउंट है। आपको 5 रुपए कम लगे तो 5 का आपको डिस्काउंट मिला है। कितने पर मिला है? 25 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 5 एकम 5, पचम 25। 1/5 का मतलब होता है 20%। और नहीं आता है तो और आगे काट लीजिए। 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी 20% का हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम पहले भी इस टाइप का कर चुके हैं। चलिए, एक्स एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स और वाई एकांतर दिनों में काम करें और एक्स शुरू करता है काम को, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? एकांतर दिन। सर, ये एकांतर दिन क्या होता है? एक दिन के अंतर से। आज एक्स आया है काम पे तो कल एक्स नहीं, कल आएगा वाई, परसों फिर एक्स, उसके बाद फिर वाई। ये क्रम चलता रहता है और इस क्रम को बोलते हैं एकांतर क्रम। तो कैसे करना है? बिल्कुल आसान है। पहले दिन आया है एक्स, एक्स करता है काम को 15 दिन में, वाई करता है काम को 20 दिनों में। एलसीएम ले लेना है 15 और 20 का। एलसीएम हो गया अपना ये 60। ये अपना टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य। 15 से कराएंगे, 15 चौके 60, 20 तिया 60। एक्स की क्षमता है 4 और वाई की क्षमता है 3 और एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं और काम कराना है 60। काम किससे शुरू हो रहा है? एक्स से। हमेशा याद रखना कि जो काम स्टार्ट करता है बाद में जो बचा काम होगा तो किसकी बारी आएगी? हमेशा उसकी बारी आती है जो काम को स्टार्ट करता है। यानी कि एक दिन आए तो 4 यूनिट काम हो गया। पहले दिन एक्स आ गया, अब आ गया है अपना वाई तो उसने 3 काम कर दिया, तो 2 दिन में हो जाता है 7 यूनिट काम। 2 दिन में हो जाता है 7 यूनिट काम। तो हम ऐसे तो करा नहीं पाएंगे, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं इसको करने का तरीका। 60 यूनिट काम कराना है, अभी आप दोनों से साथ में करा दो। तो जब दोनों साथ में करते तो 4 और 3 7 यूनिट काम होता। 7 से आपको भाग कराना है। 7 8 56, 8 बार हो गया ना। और शेष काम को आपको अलग से लिख लेना है। शेष कितना बच गया? 7 8 56, 56 यूनिट काम हो गया है। शेष बच गया है 4 यूनिट काम। ठीक है ना। अब ये 8 दिन लगते, 8 दिन लगते अगर दोनों साथ में आते तब, लेकिन दोनों साथ में थोड़ी आए हैं, वह तो अलग अलग आए। तो 8 दिन काम किया है दोनों ने मिलके, तो दोनों ने मिलके नहीं, दोनों ने किया तो अलग अलग है सही में। यानी कि 8 ही दिन एक्स आया है काम पे, 8 दिन वाई आया है। तो टोटल कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 8 दूनी 16 दिन हो गए। कैसे सर?
7 यूनिट अगर वो दोनों साथ में आते तो 7 यूनिट काम होगा। तो 7 या 8 56, 8 दिन तो लगते ही, लेकिन वो दोनों साथ में थोड़ी आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 ही दिन एक्स आएगा काम पे, अगर इतना काम कराना है तो 8 ही दिन वाई आएगा। तो 8 दिन आए तो 8 दूनी 16 दिन हो गए। अब बचा काम, यानी अभी काम है, कितना काम है, 4 और काम कराना है। अब ये 4 काम किससे कराना है, जिसने काम स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट किया था एक्स ने, और x की क्षमता है 4, तो बचा काम करेगा x, 4 से 4 गया तो 1 दिन और लग गया, तो टोटल दिन हो गए हैं 17। हमारा आंसर होगा, काम हो जाएगा 17 दिनों में। ठीक है ना, जीडी का क्वेश्चन है ये। चलिए, एक घन की भुजा 19 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो आपको इसी तरीके के मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको 3 चीजें निकालना आता है, जैसे कि आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, अपृष्ठीय हो गया, तो 3D में आपका काम इतने से ही बन जाएगा। तो भुजा है 19, आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग। बात समझ रहे ना, यानी हमारा आंसर जो भी होगा 6 का गुणज होगा, क्योंकि 6 से गुणा होना ही है। हमारा आंसर जो भी होगा वह 6 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा, क्योंकि ए मतलब होता है भुजा, और भुजा है 19, तो 6 और 19 का मतलब यहाँ पे मल्टीपल होगा ही होगा। तो आप इसमें चेक कर लो कौन सी संख्या 6 से कट रही है। 6 से वह संख्या कटती है जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, तो 2 और 3 की विभाजिता देख लो। तो आप देख रहे होंगे ये सारे नंबर 2 से कट रहे हैं। अब बचा सिर्फ 3, 3 से और आपको चेक कर लेना है। तो 3 की विभाजिता का हमने नियम लगाया, जैसे मान के चलो 6 2 8 और 1 9, 9 तो गया, तो ये कट रहा है 3 से। भाई 3 की विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए, अंकों का योगफल अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाती है। बात समझ रहे हैं ना, तो और अंकों के योगफल में 9 का कोई काम नहीं होता, 9 अगर बनता है उसे छोड़ दो। 6 2 8 और 1 9 काम का नहीं है, बचा 6। क्या 6 3 से कटता है, हाँ कटता है। तो क्या ये आंसर है, अभी हमें बोल नहीं देना कि आंसर है, आंसर हो सकता है। दूसरा देखा हमने 7 और 2 9, 9 तो गया, सम ऑफ डिजिट में 9 का काम नहीं होता, बचा 6 और 1 7। क्या 7 3 से कटता है, नहीं कटता है, मतलब ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। उसके बाद 6 2 8 और 1 9, 9 तो हो गया, 9 से कोई मतलब नहीं है, बचा 5। क्या 5 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम यहाँ आ गए 8 और 1 9, सम ऑफ डिजिट में 9 का काम नहीं होता, बच गया 6 और 2 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता है, बचा एक ही ऑप्शन 2166 इसका आंसर होगा। बिना हमने कोई वैल्यू पुट किए इसका आंसर बता दिया है। बात समझ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, करना कैसे है वो मैं आपको सिखा ही रहा हूं। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग। मैंने अभी वैल्यू नहीं जमाई है, वैल्यू थी 19, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि मैं गुणा कराऊंगा 6a वर्ग यानी 19 गुणा 19, तो मेरा आंसर जो भी आएगा 6 का गुणज, 6 से आप मतलब 6 का आप यहाँ गुणा करा रहे हैं, तो गुणा कराने से जो संख्या आएगी वह 6 का गुणज होगी, यानी 6 से कटने वाली। तो चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 6 से कट रहा है। 6 का मतलब है 6 की विभाजिता होती है जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, तो 2 से तो सारे ही कट रहे थे, लेकिन 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा था। इस तरीके से आपको करना है, बात समझ पा रहे हैं ना। और जब 3 की विभाजिता होती है अंकों का योगफल 3 से करना चाहिए, और याद रखना अंकों के योगफल में 9 का काम नहीं होता, जैसे ही जोड़ने से 9 बने उसे आप छोड़ दो। ठीक, चलिए बिना सॉल्व किए, और जिन बच्चों को सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, आप इसका गुणा कराएंगे यही आंसर आएगा, बाकी कराना नहीं है, जो सिखा रहा हूं उस तरीके से आपको सीखना है। एक कक्षा के 27 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 700 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 700 ग्राम बढ़ जाता है क्या औसत। तो भाई अभी औसत क्या चल रहा था, तो पहले तो औसत 53 था, पहले औसत था 53, लेकिन जैसे ही हमने शिक्षक को शामिल किया है तो 27 बच्चे हैं, एक हो गए अपने शिक्षक, तो लोग हो गए हैं 28, और औसत बढ़ गया है 700 ग्राम से। यहां बात हो रही है किलोग्राम में, यहां बात हो रही है किलोग्राम में, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है आपको।
और औसत बढ़ रहा है भैया ग्राम में, औसत बढ़ रहा है ग्राम में। तो देखो कई उपाय हैं, या तो आप इसको अभी किलोग्राम बना लो, इसको अभी आप किलोग्राम बना लो अगर बना पाते हैं। तो अगर मैं 700 ग्राम को किलोग्राम में बदलूं तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो नीचे आपको 1000 से भाग करा देना है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 10 से भाग कराएंगे, 10 से भाग कराएंगे तो ये अपना आ जाएगा 0.7, यानी कि 0.7 किलोग्राम। यहाँ किलोग्राम है तो मैंने इसको किलोग्राम बना लिया। अब बस इसका हम गुणा करा देंगे, 7 8 56, हासिल आ गई 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 हो गया अपना 19। एक अंकी के बाद दशमलव था, पीछे देखो एक अंकी के बाद दशमलव था, लगा दिया, यानी कि औसत क्या हो गया है, बढ़ जाता है। तो वो जो आने वाले शिक्षक हैं वह 53 किलोग्राम के तो हैं ही, साथ में इतने एक्स्ट्रा हैं, तो बस दोनों को आपको जोड़ देना है। 9 और 3 हो गया अपना ये 12, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7.6, 72.6। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो यूनिट का ध्यान रखना है ग्राम और किलोग्राम में। चलिए वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 28, 48 और 12 से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या जो क्या है, विभाज्य है, इसका मतलब क्या होता है, आपसे एलसीएम पूछा, वह संख्या एलसीएम ही होती है जो विभाज्य है, और उसमें लिखा भी है सबसे छोटा। वह सबसे छोटा नंबर जो इन सभी से क्या हो जाए, विभाज्य यानी कट जाए, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कभी भी आपको इस तरीके से नहीं निकालना है एग्जाम में। एलसीएम का मतलब होता है इनसे कट जाए, और मैं पहले ही आपको क्वेश्चन करा चुका हूं कि जो इनसे कटेगा वो इनके बच्चों से भी कटेगा। इनके बच्चे से मतलब है इनके गुणनखंड। बात समझ रहे हैं ना। ये होती है पापा संख्या, जब पापा से इनका मतलब इनकी संख्या कटेगी तो इनके बच्चों से तो कट ही जाएगी। वह छोटी संख्या जो इनसे क्या हो जाए, विभाज्य, मतलब इनका एलसीएम। तो जो संख्या इन नंबर से कटेगी इनके गुणनखंड से भी कटेगी। तो 24 जैसे मान के चलो सबसे छोटा नंबर देखें, ये क्या लिखा है यहाँ 2, तो ये क्या 2 से कट रहा है, 12 किससे कटता है, 2 से कटता है, 12 4 से कटता है, 12 3 से कटता है। बस इन्हीं की विभाज्यता आपको लगानी है। हमारा आंसर जो भी होगा वह 12 से कटेगा, और 12 किससे कटता है, 2 से, यानी हमारा आंसर 2 से कटना चाहिए। 2 की विभाज्यता आपको मालूम होनी चाहिए। इकाई अंक लास्ट वाला अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यानी कि हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, और जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वही 2 से कटता है। हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। या तो हमारा आंसर ये है या फिर ये है। बात समझ रहे ना। तो किससे चेक करें, 4 से चेक नहीं करना है, दोनों 4 से कट रहे हैं, आप 3 से चेक कर लो। 3 की विभाज्यता सबसे ज्यादा काम आती है एग्जाम में, 3 और 9, ठीक है ना। 3 से वो कटते हैं जिनके अंकों का योगफल 3 से कट जाए, और अंकों के योगफल में 9 का काम नहीं होता, 9 को नहीं देखना है। 3 2 5 और 1 6, क्या 6 3 से कटता है, हाँ कटता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अगला और चेक करते हैं, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, क्या 7 3 से कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। बचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1392 हमारा आंसर है। बिना एलसीएम निकाले आपने एलसीएम बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ विभाजिता के नियम की। सही टेक्निक आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। और जो एक दो क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेटिव आ जाते हैं उसमें आप टाइम देंगे तो वो भी क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संजय की औसत गति ज्ञात कीजिए जो पहले 150 किलोमीटर 4 घंटे में और अगले 250 किलोमीटर अन्य 4 घंटे में तय करता है। तो भाई देखो आया तो है आपके एग्जाम में, तो जो आपके एग्जाम में आ रहा है उसे आपको सिखाना, आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अब चाहे वो आसान क्वेश्चन हो या थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो, तो धीरे धीरे आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और बेहतरीन तरीकों के साथ मिलेंगे। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, उसने बता दिया कि 4 घंटे में कितना गए हैं, 150 किलोमीटर, उसने बताया ना। और अगले 250 किलोमीटर भी 4 घंटे में गए हैं, 4 घंटे में फिर गए, कितना गए हैं, 250 किलोमीटर। क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे, औसत गति। औसत मतलब आप तो लिख दो कहीं पे, औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू। अरे भाई तो टोटल कितना किलोमीटर आप गए हैं, आप कहेंगे सर 400 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 400 किलोमीटर आप गए हैं कितने घंटे में, 8 घंटे में।
औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू। 8 घंटे में 400 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, एक की वैल्यू निकालना है, कराते हैं भाग, 8 से जाएगा 8 पंचे 40, शून्य का शून्य, आंसर हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ये आया है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में, अनुपात पूछ लेता है। अब पता नहीं आप इसे किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं बताता हूं। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा अनुपात आपसे पूछा है, अनुपात बोलो या भिन्न बोलो बात एक ही है। जैसे लिखा है 15/19, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या उसको मैं 15/19 लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात हो गया, भिन्न हो गई, अपनी प्रतिशत है, दशमलव है, ये सारी एक ही चीज है। ठीक है ना? तो 15/19 का मतलब है 15/19। उसके बाद लिखा है 19/13, उसके बाद लिखा है 12, नीचे 19, और लास्ट है अपना 21/26। ठीक है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या 19 से इसमें भाग जा रहा है? 19 एकम तो 19 होता है, यानी इसमें एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, एक भी बार भाग नहीं जा रहा है। भाग तो आपको आता ही होगा। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 6/3, 3 एकम 3 दूनी 6, उत्तर आया 2। तो भाई वही मैं आपको भाग करा रहा हूं यहाँ पे कि 19 से 15 में भाग देना है। अब हमें नहीं पता, 19 एकम करेंगे तो 19 आएगा, यानी 15 में एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, तो लगभग 0 बार जा रहा है। यहाँ 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा अभी नहीं निकालना है। 13 से इसमें भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 13 एकम 13, शेषफल बच गया अपना 6 और बटे 13, यानी एक तो आएगा ही आएगा पूर्णांक में, उसके बाद दशमलव में कुछ और आएगा, पता नहीं क्या आएगा। क्या 12 का इसमें भाग जा रहा है? एक भी भाग नहीं जा रहा है। देखो 12 में भाग जा रहा है 19 से, तो 19 एकम 19 हो जाता है, तो ये तो 12 है, यानी 19 से छोटा है, तो यहाँ 0 बार भाग गया है, मतलब एक भी बार नहीं जा रहा है। ठीक ऐसे ही क्या 26 का इसमें भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, इसमें एक भी बार भाग नहीं जा रहा है। तो 13 एकम 13 और दशमलव में कुछ यहाँ आएगा, 19 से यहाँ भाग करोगे 0 कुछ कुछ आएगा, 0 कुछ आएगा, यहाँ भी 0। तो आपसे तो बड़ा पूछा है ना, तो 0 बड़ा है कि 1? आप कहेंगे 1, यानी 19/13 बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ पा रहे हैं आप? आपको सिर्फ भाग करा के देखना है, सब जगह 0 आ रहा है, एक ही जगह आया है 1, तो 1 दशमलव कुछ कुछ आया, और यहाँ 0 कुछ कुछ है, 0 तो भाई बड़ा छोटा कहां से पता चलता है? पूर्णांक में। ये 1 रुपए कुछ पैसे हैं, और ये बाकी पैसे 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 हैं, तो ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है? 1 रुपए कुछ पैसे। अब पता नहीं क्या है वो पैसे, तो पूरा करना ही नहीं था, देख के ही बता सकते थे कि इसका आंसर है 19/13। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ईंधन का मूल्य 3 क्रमागत महीनों में 15%, 40% और 60% कम हो जाता है, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाता है। क्रमागत कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आप भूल ना जाए इसलिए आज की सीरीज में से फिर से ले लिया है। चलिए देखते हैं कि भाई कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना है, सारे प्रतिशत की आपको भिन्न बनाना है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 रुपए था मूल्य, 3 रुपए कम हो गया है, यानी मूल्य हो गया है 17। उसके बाद है 40%, उसका मतलब होता है 2/5, 5 की वस्तु 2 रुपए कम हो गई है, तो कितने की हो गई है? आप कहेंगे सर 3 की। उसके बाद है अपना ये 60%, उसका मतलब होता है 3/5, 5 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का मूल्य कम हो गया है, यानी वस्तु हो गई है 2 की। लेकिन उसने कहा है चौथे महीने में 45% बढ़ जाता है। 45% का मतलब होता है 9/20, 5 नाम 45, 5 20 100। 20 की वस्तु 9 रुपए से बढ़ गई है, यानी 20 वाली वस्तु 9 रुपए से बढ़ गई है, कितनी हो गई है? आप कहेंगे सर 29 हो गई है। क्रमागत तरीके से है, अब आपको बिल्कुल सीधा सीधा गुणा कराना है, ठीक है ना? आप चाहें तो इस लाइन से इस लाइन वाले किसी एक नंबर को काट सकते हैं, जैसे अगर कट रहा है तो काटो, 2 एकम 2, 2 से जाएगा अपना ये 10 बार, यहाँ 10 आ गया।
और नहीं कट रहा है, इसलिए अब हमें आगे करना ही पड़ेगा। 5 25, 25 दूनी 50, 50 एकम 50 और 2 शून्य के 2 शून्य, यानी यहाँ आ जाएगा अपना 5000। और यहाँ आगे आप गुणा करा लें, 17 3 51, 17 3 51 गुणा 29, 17 3 51 गुणा 29, 29 एकम 29 का हो गया 9, यहाँ आ जाएगा अपना 2, 29 पंचे तो 30 पंचे 150, एक पंचे 5 हटा दो, यानी 29 पंचे 145 और 2 हो गया अपना 147, यानी मूल्य हो जाएगा 1479 रुपए का। तो 5000 रुपए की वस्तु थी, 1479 रुपए की हो गई है। तो यही आपको कमी देखनी है कि भाई कितने की कमी हो गई। तो आप ऐसा करो कि पहले आप उसमें से 1500 घटा दो, 5000 से लगभग ये 1500 है, गया तो कितना हो गया 3500, 3521, भाई 1500 गया तो 3500 बचा, लेकिन अभी 1500 नहीं 21 और है, तो 2100 गए तो 3521 रुपए की यहाँ पे हो गई कमी। ये कितने से 5000 से बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब 50 से आपको इसमें भाग कराना है, तो आप क्या करें कि 50 को बना दें 100, तो 50 को 100 बनाना है, क्योंकि 100 का भाग आसान होता है, तो दुगना करा देते हैं। क्या करा देते हैं? दुगना। तो 50 का यहाँ पे अगर हो जाएगा नीचे, तो देखो 50 से 100 बना लो, कभी भी भाग कराना है, और इसका भी दुगना कर दो, 35 दूनी 70, 21 दूनी 42, यानी कि 70 142। 100 से भाग कराना आसान होता है, 2 शून्य 2 के बाद दशमलव लगा दो, आंसर आ गया 70.42% की कमी। ठीक है ना? तो क्रमागत वाला क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो हमें आना चाहिए। ठीक, चलिए आपके जीडी का क्वेश्चन है, ये आया था, थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन हो सकता है। समूह ए में 49 सदस्य हैं, समूह बी में 35 सदस्य हैं और समूह सी में 31 सदस्य हैं। तो उसने बता दिया हमें कि कितने कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। ए 3 तो क्लास है, 3 समूह है ए बी सी। इसमें है अपने 49 सदस्य, इसमें है अपने 35 सदस्य और इसमें है अपने 31 सदस्य। ठीक है ना? और इन सभी का भी औसत दे रखा है, उसने बताया है कि सभी रेस्टोरेंट जाते हैं एबीसी, प्रत्येक सदस्य पर औसतन, औसत का मतलब ही होता है हर एक, प्रत्येक सदस्य का औसतन खर्च है 106, यहाँ 106 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ हर एक सदस्य के 141 खर्च हो रहे हैं, यहाँ हर एक सदस्य के 206 रुपए सदस्य हो रहे, 226 रुपए खर्च हो रहे हैं प्रति सदस्य। कुल औसत राशि, प्रति सदस्य कुल औसत, सभी का पूछ लिया आपसे कि भाई सभी का औसत क्या है। अब देखो ये कट भी नहीं रहे आपस में, ये तो कट रहे हैं 7 7 49, 7 5 35, लेकिन ये कहाँ कट रहा है? तो मैंने आपको पहले सिखाया था, या तो आप औसत इन्हीं नंबर का निकाल लें या इनके अनुपात का, और ये बात एग्जामिनर को भी पता है, तो उसने ऐसी संख्याएं दी हैं कि ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहे हैं, यानी अब आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। फिर भी आप दूसरे से कम ही करेंगे अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे? भाई औसत पूछा है, मन से मान लो क्या है औसत, तो मैंने इन्हीं में से एक संख्या मान ली, तो मैंने मान लिया कि हमारा औसत 106 है, हमारा औसत है 106, ये मैंने मान लिया है औसत 106। 106 से ये कितना कम है? ना कम है ना ज्यादा, तो देखो एक जगह हमारा कैलकुलेशन शून्य हो गया, शून्य की कमी 49 पर, तो शून्य ही आएगा, यानी एक जगह से आप बच गए। ये अपना 106 से देखो ज्यादा है, 141, 106 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 35, तो 35 गुणा 35 यानी आपसे 35 का वर्ग हो गया, तो आप यहां गुणा से बच जाएंगे, क्योंकि हर एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 है उसका वर्ग निकालना आसान होता है। कैसे? 5 25, और यहाँ लिखा है 3, 3 से अगला नंबर ले लो 4, 3 चौके 12, यहाँ 1225 गुणा में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा अगर आपको ये चीजें मालूम है तो। ऐसा कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 है उसका आपको वर्ग चाहिए, तो सिर्फ आप इकाई अंक देखो 5 है, 5 का वर्ग लिख दो 25, ये क्या बचा? 2 बचाना, इसका अगला नंबर है 3, 3 दूनी 6, देखो तो 25 गुणा 25 आसान होता है, 35 गुणा 35 आसान होता है, 5 25 3 चौके 12, यानी कि हर एक में 35 की वृद्धि है,
तो 35 लोगों में कितने की वृद्धि होगी, तो 35 लोगों में कितने की वृद्धि होगी, तो 35 हम हमने कर लिया, यानी यहाँ पे वृद्धि होगी। इस नंबर को अपन थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह हो जाए। 106 हमने माना था, 35 हम हो गया अपना ये 1225 हो गया, 1225 की वृद्धि होगी यहाँ पे। 106 से ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 120 ज्यादा है। देखो 106 में 120 जोड़ोगे तो 226 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 120 ज्यादा है कितने लोगों पे, 31 पे, तो 12 का पहाड़ा ही तो बढ़ना है। 120 ज्यादा है क्या, औसत, औसत मतलब हर एक पे 120 की वृद्धि, तो 31 लोगों पर कितना है, 12 एकम 12, यहाँ आ जाएगा अपना 1, 12 तिया 36 और 1 हो गया अपना 37, शून्य का शून्य, यानी कि 3720 यहाँ ज्यादा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ लो, दोनों वृद्धि वृद्धि है, तो यहाँ लिख लो आप 3720 हो गया अपना, और हो गया है 1225, इतने की वृद्धि होनी है। जोड़ो सारों, 5 का 5, 2 2 4 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 4945 की वृद्धि है। 4945 की वृद्धि है कितने लोगों पर, इन सभी पर, कितने लोगों पर, इन सभी पर, यानी कि 49 और 1 50 और 30 80 और 30 110 और 5 हो गया 115। इस 115 में 4945 रुपए का फायदा है, 115। बस इससे आपको कैंसिल करना है, जो आए इसमें जोड़ देना है। तो भाई कैसे, देखो 115 का ही टेबल अपन पढ़ लेते हैं कैसे, तो ये 494 है, तो 11 मतलब 100 चौके 400 और 15 चौके 60, 115 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो 460 आएगा। 494 में से 460 गया तो यहाँ आ गया अपना 34, क्या बच गया 34, और 34 के साथ ये आप 5 लिखोगे तो बन जाएगा 345। तो 100 तिया 300, 15 ती 45, यानी 115 तिया 345 होगा ना। तो सिर्फ आपको 43 की वृद्धि कर देनी है, जो भी आपने औसत माना था, औसत माना था 106, 43 की वृद्धि कर दो, यहाँ आ जाएगा 149। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको सीखना ही पड़ेगा, बाकी और आप गुणन कराने वाली मेथड के साथ जाएंगे तो आपको इससे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर है 149। चलिए, महेश, राम और अनवर का औसत वजन 46 किलोग्राम है। कई बार आया है, कई बार आया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो मिला ही होगा। तो कौन कौन है भाई, महेश, राम और अनवर, सभी का औसत वजन कितना है, औसत वजन सभी का दे रखा है 46। और फिर यदि महेश और राम का औसत वजन भी हमें बताया है, महेश और राम का औसत वजन है अपना 39, और इन दोनों का औसत वजन है, तथा राम और अनवर का औसत वजन है 49। तो भाई अब आपको मन से औसत नहीं लिखना है, क्योंकि औसत ऑलरेडी हमें दे रखा है। औसत कितना दिया है 46, औसत कितना दिया है 46, 46 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 7 की कमी है। कितने लोगों पर, 2 लोगों पर, तो 7 दूनी 14 की कमी। यहाँ 46 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है। कितने लोगों पर, इन 2 लोगों पर, तो 3 दूनी 6 ज्यादा। 14 कम 6 ज्यादा, 14 कम 6 ज्यादा, तो अभी भी 8 की कमी है। 14 माइनस का है, धन का 6 है, तो ऋण के 6, ऋण के 14 में से धन के 6 गए तो ऋण के 8 बचे। तो वही मैंने बात बोली, 14 रुपए कम 6 रुपए ज्यादा, तो अभी भी 8 कम। इस 8 कम, 8 की कमी किसकी वजह से आ रही, आपसे औसत तो पूछा नहीं है, नहीं तो हम इस 3 से भाग करा देते। हमसे पूछा है राम का वजन, हमेशा बीच वाले का ही पूछता है। तो ये 8 की कमी आ रही है बीच वाले की वजह से, क्योंकि हमने इसको काउंट किया था 2 बार। तो ये 8 की कमी है, इसमें से आप ये 8 कम कर दो तो यहाँ आ जाएगा अपना 38, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कमी आती है कमी कर दो, ज्यादा आता है तो ज्यादा कर देना। ठीक, चलिए, हमेशा निकलेगा बीच वाले का वजन। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, भाषा छोटी है लेकिन कई बार फंस जाते हैं। तो ए और बी 2 लोग हैं,
ए और बी है अपने, और उसने आपको बताया है दोस्तों समय। उसने बताया है कि ए बी की तुलना में 3/4 समय में, 3/4 समय में, यानी कि ए के बारे में बता रहा है और किसके आधार पर बता रहा है, बी की, बी का, बी से, बी की। तो मैंने बताया था का के की, और अगर भिन्न है तो नीचे वाली संख्या उसी के पास लिख दो। बी का समय है 3/4, ए बी की तुलना में 3/4 मतलब 3/4, यानी कि अगर बी 4 घंटे का समय लेता है तो ये लेता है 3 का। उसने ये बताया है 3/4 का मतलब किसका अनुपात बता रहा है, आपको बता रहा है वो समय। क्या बता रहा है दोस्तों, समय। ए बी की तुलना में 3/4 समय में, पहले आप समय का अनुपात तो लिख लो। तो किसका, बी का, बी की, तो जिसका की कहता है भिन्न में नीचे वाली संख्या उसके पास लिख दो। 4 लिख दिया मैंने बी के पास। ए किसके बारे में बता रहा है, ए के बारे में 3/4 मतलब ये 3 किसका समय है, ए का। इतनी बात आप समझ गए, आप कहेंगे जी सर हम समझ गए। लेकिन काम करता है आधा, काम करता है आधा, यानी कि सीधा सीधा अगर बात करें हम कि बी किसी काम को 4 दिन में करता है लेकिन ए करता है 3 दिन में, और इस 3 दिन में भी वह आधा काम कर पाता है, जबकि बी तो अपना पूरा काम कर ही देता है। तो बी करता है 4 दिन काम, ए करता है 3 दिन, और इन 3 दिनों में भी ए जो है अपना, ए जो है 3 दिनों में भी आधा काम कर पाता है। तो आधा काम 3 दिनों में करता है तो पूरा काम करने में 6 दिन लेगा कि नहीं, और बी तो अपना पूरा काम करता ही है यानी कि 4। तो समय का अनुपात आ गया है 6:4। बात समझे कि नहीं, आधा काम 3 दिन में तो पूरा काम 6 दिन में, ठीक। और बी ने अपना पूरा काम किया ही था, उसके बारे में और कोई डिटेल है नहीं। कटता है काट लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो गया अपना समय का अनुपात। हमें चाहिए है क्षमता का अनुपात। तो जब समय का अनुपात दिया है तो हम क्षमता का बना सकते हैं, अगर कार्य बराबर है तो क्षमता का अनुपात हो गया 2 और 3। अब उसने कहा है दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में करते हैं। तो ए करता है एक दिन में 2 काम, बी करता है एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर करेंगे 5। तो कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क क्या होगा, एक दिन में 5 यूनिट काम किया है और 66 दिन तक काम चला है, ये है कुल कार्य। उसने कहा ना दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में पूरा करते हैं। काम है 66 दिनों का, जब दोनों आएंगे, और दोनों आएंगे तो एक दिन में होता है 5 यूनिट काम। यही काम कराना है, किससे कराना है, बी से, और बी एक दिन में करता है 3 यूनिट काम। 3 से भाग करा दो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 पंचे होता है अपना 110। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपके जीडी में आया था, और बेहतरीन तरीके से सबसे कम समय में मैंने आपको इसे सिखाया है। आप इसे अप्लाई करना, आने वाले एग्जाम में आपका पार्ट बन सकता है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि वह केवल 10% काम पूरा, अभी केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा है जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। चलिए आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तब तक आप क्लास को लाइक कर दीजिए और हो सके तो कुछ लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए और अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें कि हाँ सर आज के क्वेश्चन में हमें मजा आया। हमारे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इजी क्वेश्चन मत कराइए, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आइए। तो भाई आपका लेवल अच्छा हो गया है, इसलिए आपको वो क्वेश्चन मतलब लेवल के नहीं लग रहे हैं, वो भी अपना एक लेवल रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद मैंने और भी अच्छे क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है और आगे और भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। तो जरूर कमेंट में बताएं कि हाँ जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ है कि नहीं। चलिए 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि, यानी कि 2 लोग हैं, कौन कौन है भाई, राखी है और ये पूनम है, और उसने हमें बताया है कि जो राखी से 20% अधिक दक्ष है, कौन, पूनम। यानी कि पूनम जो है वो राखी से 20% अधिक दक्ष है, यानी कि होशियार है, ज्यादा काम करती है। तो 20% का मतलब ही होता है, क्या होता है, 1/5। किससे, उसने कहा राखी से, जिससे बोलते हैं नीचे वाली संख्या उसी की है। राखी की क्षमता है 5, उससे एक अधिक, अधिक बोला ना यानी कि 6, ये आ गई अपनी क्षमता है, अपनी नहीं
राखी की और पूनम की। अब यहां से बात को हमें समझना है कि 8 दिन काम करने के बाद केवल 10% काम पूरा होता है। 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। जब वह 8 दिन काम करती है तो केवल 1 यूनिट काम होता है। 10% का मतलब होता है 10 में से 1। 8 दिन काम करने के बाद 1 यूनिट काम होता है, जबकि पूरा काम तो 10 है, तो टोटल काम 80 दिन में होगा कि नहीं। प्रतिशत से करना चाहो प्रतिशत से कर लो। 8 दिन में 10% काम, तो पूरा 100% करने में 10 गुना हुआ ना, 10 धाम 100, तो 8 धाम 80 लगेंगे पूरा 100% काम करने में। यानी कि काम टोटल है 80 दिन का। बात समझ रहे हैं ना। 10% का मतलब है 1/10। 10 में से 1 काम होता है 8 दिन में। अब एक काम 8 दिन में होता है, यहां लिख दूं क्या मैं आपको, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। लिख ही देता हूं, यहां देखो, एक काम 1/10 मतलब 10 में से 1 काम हुआ है 8 दिन में, ये बात उसने हमें बताई है। तो पूरा काम कितना है, ये है अपना कुल। नीचे हमेशा कुल होता है 10% मतलब 1/10। तो 10 यूनिट काम होने में, 1 काम 8 दिन में, तो 10 यूनिट होने में 10 गुना 8 यानी कि 80 दिन का काम है कि नहीं। और ये कैलकुलेशन आप जितने फास्ट कर लें आपके लिए उतना ही अच्छा है, मैंने आपको समझा दिया। तो 80 दिन का काम है, और 80 दिन का काम कब है, उसने पूनम को साथ में रख लिया है। अब उसने हमसे कहा तो टोटल काम कितना था, काम इतना था कि काम चलता 80 दिन, और काम करने कौन आता, राखी। काम करने कौन आता, राखी। राखी ने ही स्टार्ट किया था ना। तो राखी 1 दिन में 5 यूनिट काम करती है, और 80 दिन आती तब जाके टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो पाता। तो 8×5 400 यूनिट अपना काम है कुल। अब उसने 8 दिन काम करने के बाद 10% काम पूरा कर दिया है, तो 400 का 10% हुआ 40, यानी कि 40 यूनिट काम हो गया है। शेष काम बचा है 360। शेष काम बचा है 360। बात समझ रहे हैं ना। अब यही 360 काम दोनों मिलके करेंगे, उसने कहा ना। शेष काम पूरा करने में उन्हें मतलब दोनों को, पूनम को काम पर रख लिया, क्योंकि तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों की क्षमता है 11। 360/11 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है ना। यहां से हमने निकाली कार्य क्षमता, जो यहां से हमने निकाली थी। ये बात अगर आप समझ गए कि 10% काम 8 दिन में, तो पूरा 100% काम, तो 10% 8 दिन में, तो 100% 10 का 10 गुना है, तो 8 धाम 80 हो गया। प्रतिशत से भिन्न बना के कर सकते हो, 1/10 मतलब अगर काम 10 होना है तो अभी सिर्फ 1 हुआ है। 1 यूनिट काम हुआ है 8 दिन में, उसने बताया। तो कुल यानी कि 10 यूनिट काम करने में 10 8 80। 1 दिन में 5 यूनिट काम होता है, 80 दिन में काम हुआ है, तो 5 गुणा 80 यानी 400 यूनिट का काम था। 10% काम पूरा हो गया है, तो 400 का 10% 40 हो गया है, बचा है 360। 360 दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की क्षमता है 11। 360/11 हमारा आंसर होगा। आपके एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। तो चलिए, काफी अच्छे आज के हमने 12 क्वेश्चन देखे। आपको मालूम ही होगा कि 12 क्वेश्चन की सीरीज है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं। चैनल भले ही छोटा है, आप ही के क्षेत्र का है, लेकिन कंटेंट किसी भी स्तर से छोटा नहीं है। यह कंटेंट आपकी जिंदगी बदल देगा। आने वाले एग्जाम में आप जरूर धमाल मचाएंगे अगर आप सारी सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।